Hello, everybody. Namaste, Jai Hind, and welcome back to another video full of informations, full of guidance, full of experiences that I need to share with you all. To all my lovely budding advocate friends, lawyers, budding lawyers, to the newcomers, because I'm also a newcomer at this point of time and I really need to share my experiences. But in this video, I am going to talk to you as a friend. It is going to be a friend to friend kind of talk. And in this, I'll be sharing or I'll be bursting some myths that are really popular among the new age lawyers, newcomers. So let us burst those myths and begin with this video. Let us start with this video. Welcome. Thank you for watching. Thank you for listening to all my, talks and everything. So, yeah, welcome back. Let us start with. So, there are very popular few of the questions that are roaming around the internet that are like highly asked kind of questions, and I'm going to answer them as per my opinion personally. Do not take it otherwise, and as per my experiences. So let us start. So first, in the very important question is that, is law college really like what we see in movies or web series, or is the courtroom really like what we see in the movies, or is it or the reality is completely different? So the very first question I'm raising is this, कि क्या लॉ कॉलेज या कोर्ट रूम सच में फिल्म और वेब सीरीज जैसा होता है या असलियत बिल्कुल अलग होती है? सो लेट मी क्लियर दिस आउट कि नथिंग इज लाइक फिल्मी काइंड ऑफ सिनेरियो, कुछ भी नहीं होता है बिल्कुल जैसे कि वहाँ फिल्मों में ऐसे सीन दिखाए जाते हैं कि यू नो बिल्कुल ही टिपिकली फिल्मी काइंड ऑफ सीन, कटघरे में खड़ा होकर ऐसे इल्ज़ाम लगाने वाले सीन, इस तरीके के सिनेरियो कम ही होते हैं कोर्ट रूम में. मतलब इस तरीके के हार्श सिनेरियो और काफ़ी फिल्मी काइंड ऑफ सिनेरियोज कम ही होते हैं. उसके अलावा इन्होंने पूछा है कॉलेजेस में जो सीन होते हैं, कॉलेजेस एंड ऑल, ये भी क्या फिल्मों के टाइप के ही होते हैं? नॉट रियली, बिकॉज आई डोंट थिंक सो. आई मीन कॉलेजेस भी और कोर्ट रूम भी फिल्मी दुनिया से तो काफ़ी ज़्यादा ही अलग होता है सब कुछ, बिकॉज वहाँ वो लोग एक इमेजिनरी सिनेरियो हमें दिखाते हैं और जब हम रियलिटी में एंटर करते हैं, स्टेप इन करते हैं कोर्ट रूम में, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अलग होती है. इन द सेंस वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है, बहुत ज़्यादा सेंस बनाती है, मीनिंगफुल होती है. मतलब बहुत ज़्यादा फिल्मी या ड्रामा नहीं होता है वहाँ, कोई ड्रामेबाज टाइप की हरकतें नहीं होती है. उसके अलावा कोर्ट तो बिल्कुल भी उस तरीके का नहीं होता है कि माय लॉर्ड करते फिरें. और हालांकि हाँ, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में ज़रूर होता होगा, बट लोअर कोर्ट्स में तो ऐसा खासा कुछ होता नहीं है. उसके अलावा कॉलेजेस की बात करें तो कॉलेजेस में भी बहुत ही जिस तरीके का हमें फिल्मों में कॉलेजेस दिखाया जाता है ना, बहुत ही हैपनिंग से, और उस तरीके कॉलेजेस रियलिटी में नहीं होते, बिकॉज रियलिटी में होते हैं बहुत ही सुस्त दुरुस्त, आलसी काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, आलसी काइंड ऑफ प्रोफेसर्स एंड एवरीथिंग. सो do not compare what film says to the reality. Question number 2. Can an average student become a successful advocate, or is it the legal profession only for the toppers or fluent English speakers? So second question ये कह रहा है कि क्या एक सामान्य छात्र भी एक सफल वकील बन सकता है, या वकालत सिर्फ टॉपर्स और होशियार लोगों के लिए, अच्छी अच्छी अंग्रेज़ी बोलने वालों के लिए ही होती है? सो लेट मी क्लियर दिस आउट. मैं जब अपनी लॉ कर रही थी एंड एट उस मैं जब शायद फाइनल ईयर में थी, तब मैं एक हमारे यहाँ के डिवीज़न के एक बहुत ही सीनियर एडवोकेट है, उनसे मैं मिलने गई थी उनके चैम्बर में. उन्होंने मुझसे एक बात बोली थी कि ये जो इंग्लिश वगैरह है ये चलती है, आप ये जो आपने इंग्लिश में जो लॉ करी है, इंग्लिश मीडियम में, मेरा मीडियम इंग्लिश था ऑफ कोर्स. सो उस संदर्भ में मैं आपको अच्छे से बात समझा सकती हूँ कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने किस मीडियम में करी, तो मैंने कहा कि इंग्लिश मीडियम में करी. तो उन्होंने कहा कि इंग्लिश मीडियम वगैरह तो
हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में चलती है, और हम यहाँ जो कि डिविजनल लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हम काम कर रहे हैं, वहाँ हिंदी ही चलती है, तो आपको हिंदी से यूज टू होना पड़ेगा. सो हिंदी is the most prominent part and it plays the most prominent role in this particular field. हिंदी, उर्दू मुझे लगता है ये लैंग्वेजेस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. और आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, बिकॉज मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही हूँ. आई एम ऑल्सो नॉट समबडी हु हैज़ डन ग्रेट वर्क इन लाइक कोई रॉकेट साइंस नहीं, मैंने भी करा है. मैं भी बहुत ही एवरेज मीडियोकर ही स्टूडेंट हूँ. एंड अब क्या वो लोग सक्सेसफुल बन सकते हैं? तो जितना मैंने कोर्ट में एक्सपीरियंस करा है कुछ हफ्तों तक, कि वहाँ पर आपको ऐसे कोई ग्रेटली अकेडमिशियंस या बहुत ही स्कॉलर टाइप के ग्रेट स्कॉलर्स नहीं दिखेंगे. वहाँ आपके दिमाग से आप कितने ज़्यादा शार्प हैं उस तरीके के लोग अगर आप ढूंढने जाएंगे तो वो ज़्यादा मिलेंगे. यहाँ पर बात नहीं हो रही कि आपने कितना टॉप करा, कितने परसेंटेज लाया, कितनी ग्रेड बनाई है आपने, कितने महान कॉलेजेस में आपने टॉप करा है, उसकी बात बिल्कुल भी नहीं होती. ना ही कोई पूछता है उस चीज़ों को, अकेडमिक्स को और सबको, बिल्कुल वहाँ, क्योंकि वहाँ पर जाकर जो प्रैक्टिकली वर्क करने वाले हैं हम, वो सारा आपकी माइंड की शार्पनेस, आपकी एक सेंस ऑफ अवेयरनेस, आप कितने अवेयर है, कितने शार्प हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है. मैंने जैसे पहले वीडियो में भी कहा है कि आपकी इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस, आपकी रीजनिंग कैसी, आप कितना लॉजिकली जवाब दे पाते हो और कितना कॉन्फिडेंटली हाजिर जवाबी आप हो, वो चीज़ पर सब कुछ डिपेंड करता है. तो बिल्कुल एक एवरेज स्टूडेंट, मीडियोकर स्टूडेंट भी बहुत ही सक्सेसफुल एडवोकेट बन सकता है, और मैंने देखे हैं. ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही ग्रेट, और मैंने इतने सक्सेसफुल कुछ तो एडवोकेट्स देखे भी है कुछ हद तक, जो कि कोई फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स नहीं है, कोई ग्रेट इंग्लिश नहीं बोलते, लेकिन जो भी वो पेश करते हैं, अपना प्रोफेशनलिज्म, अपनी एक सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस जो वो लोग पेश करते हैं वहाँ, वो ऐसी इन्फ्लुएंसिंग उनकी स्किल है कि अच्छा इंसान उनसे इन्फ्लुएंस हो जाए, उनसे मोटिवेट हो जाए. बिल्कुल भी इस तरीके की बातें ना सोचे कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर होना ज़रूरी. विथ टाइम, विद द पासिंग टाइम ये चीज़ें डेवलप हो जाएगी. फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग और समथिंग, कॉन्फिडेंस एंड ऑल, ये सब विथ टाइम डेवलप होगा. एक साथ अगर आप सिर्फ इसी के भरोसे रह जाए कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, मैं उसमें अच्छा नहीं हूँ, तो आप सिर्फ रह ही जाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़्यादा मायने नहीं रखती है वहाँ पर. उसके अलावा है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक young law students make during their college that later affects the court practice. So law college में छात्र कौन सी ऐसी बड़ी गलती करते हैं जिससे अक्सर बाद में उनकी प्रैक्टिस पर असर पड़ता है, ऐसा कुछ. मैं इस चीज़ का जवाब सिर्फ अपने ओपिनियन तक मैं जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है मैं वो पेश करूँगी कि लॉ कॉलेजेस में ज़्यादातर स्टूडेंट्स, हालांकि कुछ लॉ कॉलेजेस अच्छे भी होते हैं तो वहाँ पर एक्चुअली में स्ट्रिक्टनेस के साथ सब कुछ होता है, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पर लोग वैसे ज़्यादा पॉलिटिक्स में रह जाते हैं. क्योंकि मुझे किसी ने कहा था कि लॉ कॉलेज से है तो वो पॉलिटिक्स में तो उसका कुछ तो होना ही है, कुछ तो होगा ही, वो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ, पॉलिटिक्स से किसी ना किसी तरीके से जुड़ाव तो होगा ही. ज़्यादातर लॉयर, पॉलिटिशियंस, बहुत ज़्यादा एक अंदरूनी जुड़ाव है उनके बीच में, इन सभी प्रोफेशंस के बीच में, कि आप अगर उन चीज़ों में स्टेप इन कर रहे हो, आप कॉलेज पॉलिटिक्स में स्टेप इन कर रहे हो अपने अपने कॉलेज के दौरान, और उसके अलावा आप ज़्यादा अपने एकेडमिक्स पर फोकस नहीं कर रहे हो, उसके अलावा अगर आप
मतलब काफ़ी लोग तो ऐसे हैं कि बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दे, बस एग्ज़ाम देना है, जाना है और निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं। सो मुझे लगता है कि कॉलेज पॉलिटिक्स से दूर रहना काफ़ी हद तक हेल्पफुल हो सकता है। उसके अलावा अपनी एकेडमिक्स पर ध्यान देना, रेगुलर स्टडीज़ पर ध्यान देना, जो भी रिलेटेड हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उन पर ध्यान देना। उसके अलावा अगर आप कोर्ट प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो मुझे लगता है वो तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप अपने लॉ कॉलेज के दौरान ही कोर्ट प्रैक्टिस ज्वाइन कर देते हो तो वो सारी चीज़ों पर ध्यान देना ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे नज़रिए में। फोर्थ क्वेश्चन इज़ हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़, like the initial struggle in litigation, and what reality do seniors never tell the juniors कि litigation की शुरुआती struggle में कितनी कठिनाइयाँ आपको फेस करनी पड़ती है और सीनियर्स जूनियर्स को कौन सी सच्चाई कभी नहीं बताते हैं। सो कठिनाइयाँ तो खैर काफ़ी सारी है कि आपको एक आप शुरू ही कर रहे हो, इफ़ यू आर जस्ट स्टेपिंग इन टू दैट पर्टिकुलर फील्ड, तो कठिनाइयाँ मेरी नज़र में ये है कि सब कुछ आपके लिए नया है, आपके अंदर बहुत सारा हेजिटेशन भरा है, बहुत सारा हेजिटेशन है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोल्ड है, कॉन्फिडेंट है पहले से ही उनका नेचर, तो भी एक सेंस ऑफ हेजिटेशन तो रहेगा कि हम जो काम करने जा रहे हैं क्या हम ये सही कर रहे हैं, हम जो अपने अपने हाथ में जो काम लिया है क्या अपन सही कर रहे हैं उसको कि नहीं कर रहे हैं, उसमें एक्चुअली में करना क्या है उसमें। सो ये सारी चीज़ें एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ़र्क दे देती है किसी भी इनिशियल स्ट्रगलर के लिए, कि एक मन में बहुत सारा हेजिटेशन भरा होता है। वे सो या एज आई एम सेइंग कि मन में बहुत सारा हेजिटेशन, बहुत सारा डर होता है, अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं हम, बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। बिल्कुल भी सेल्फ कॉन्फिडेंस हम बिल्डअप करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, एंड विथ पासिंग टाइम हम उस चीज़ को डेवलप कर ही लेते हैं अपने अंदर। बट ये सारी डिफ़िकल्टीज़, ये सारा एक इनिशियल फेज़ में हमें जो फेस करना पड़ता है, रियलिटी है ये। एंड उसके अलावा आपको, आप लॉ पढ़ कर आए हो ना, तो सब आपको उस नज़रिए से देखेंगे कि आपको ये बेसिक चीज़ें तो पता होगी ही, या फिर आपको सीनियर्स इतना ज़्यादा गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज दे यूज टू कंसिडर दैट दिस इज़ द मिनिमल थिंग विच यू शुड नो, विच यू मस्ट हैव नोन अबाउट दिस, नो nothing new in that. So all you have to do is you have to figure it out on your own by yourself कि what you have to do, what you are actually doing is correct or not. So जो भी काम आपने लिया है वो सही है या नहीं, you only have to figure it out, just you, nothing, nobody will help you and nobody will actually help in figuring that out. So another fifth question, is earning money in the legal profession really very slow in the beginning? क्या वकालत में शुरुआत में कमाई सच में बहुत धीमी होती है? सी यस, इट इज़ एक्चुअली ट्रू, बिकॉज ये एक ऐसा प्रोफेशन है ना कि जैसे अब कोई बिज़नेस है, आपने कोई बिज़नेस लगाया, आपने कोई नई शॉप खोली, मान लीजिए मैंने एक नई शॉप खोली है और वो शॉप है ये स्कार्फ बेचने की, कुर्ता बेचने की, इस तरीके की मैंने कोई नई शॉप खोली, ठीक है। सो उस शॉप पे भी धीरे धीरे विथ पासिंग टाइम वो शॉप जमेगी, उस पर कस्टमर्स आएंगे, जमेंगे, कस्टमर्स सेटिस्फाई होंगे तो और फिर से वो एक रेगुलर कस्टमर बनेगा, वापस से रिटर्न आएंगे। उस दुकान को भी धीरे धीरे, उस बिज़नेस को भी धीरे धीरे जमने में टाइम लगेगा। सिमिलरली दिस इज़ ऑल्सो लाइक अ बिजनेस ओनली, इसमें भी आपको धीरे धीरे जमाने में अपनी प्रोफिशिएंसी का मेटल प्रूव करने में टाइम लगेगा। आप कितने प्रोफिशिएंट है, आप कितने एक जीनियस एडवोकेट है, उस चीज़ का मेटल प्रूव करना पड़ेगा आपको, तब वो टाइम लेगा और धीरे धीरे फिर क्लाइंट्स आपकी तरफ रुख करेंगे। सो येस, इट विल टेक टाइम एंड बट इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस जो कि धीरे धीरे विथ द टाइम वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, नॉट इंस्टेंटली. Another question. Sixth question is, what matters more in the court? Practice,
लीगल नॉलेज, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स और कनेक्शंस। कि सवाल यह है कि कोर्ट प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा क्या मायने रखता है? कानून की जानकारी, आत्मविश्वास, कम्युनिकेशन स्किल्स या पहचान, जान पहचान, रेफरेंसेस, सो इन सब चीज़ों में से सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मायने रखती है, क्या चीज़ मैटर करती है? In my personal opinion, the thing that matters the most is confidence. On the very first note is confidence is the thing that matters the most. Atmavishwas, self confidence is the thing, not overconfidence. I'm telling about, it's just self confidence is the thing that matters the most. आप courageous होने चाहिए अंदर से, आप ज़रा बोल्ड होने चाहिए अंदर से, तब जाकर कि ये सारी चीज़ें, एक्सटर्नल चीज़ें वर्क करेंगे आपके लिए। जैसे कि अगर आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो कम्युनिकेशन स्किल्स होने का क्या फ़ायदा, और कैसे ही आप उसको एग्जीक्यूट करोगे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को, जब आप में के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर्स बट कॉन्फिडेंस मैटर्स मोर। अनदर थिंग इज़ लीगल नॉलेज। आप लीगल नॉलेज को अप्लाई कैसे करोगे जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं कि मैं ये जो कर रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ सही है या गलत। सो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा जब तक, तो वो लीगल नॉलेज को अप्लाई भी नहीं करेंगे और कर ही नहीं पाएंगे, इतना हमारे अंदर करेज पैदा हो ही नहीं पाएगा। उसके अलावा कनेक्शंस भी यूं ही तो नहीं बन जाते हैं। कनेक्शंस बनाने के लिए भी हमें बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं या बहुत सारी थिंग्स मैटर करती है। बट सबसे ज़्यादा जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है पर्सनली, बिकॉज कोई कनेक्शन आपके लिए काम नहीं कर लेगा आके, कोई भी कनेक्शन आपके लिए वर्क नहीं कर लेगा आके। ऑल यू हैव टू डू इज़ यू ओनली हैव टू वर्क डिवोटेडली एट योर वर्क प्लेस। सो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन, दैट्स इट। कम्युनिकेशन नहीं, आई एम सॉरी, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस पहले आएगा, उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स आएगी मेरे नज़रिए में। कम्युनिकेशन स्किल्स को भी हम एग्जीक्यूट तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा। सो या, कॉन्फिडेंस इज द थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन इज, डू इंटर्नशिप्स एक्चुअली हेल्प लॉ स्टूडेंट्स और आर दे जस्ट अ फॉर्मेलिटी फॉर सर्टिफिकेट्स? क्या इंटर्नशिप सच में लॉ स्टूडेंट्स के काम आती है या फिर सर्टिफिकेट लेने के लिए औपचारिकता होती है? मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी तरीके की इंटर्नशिप में स्टेप इन कर रहे हो तो वो चीज़ वहाँ आप खाली सर्टिफिकेट लेने तो जाओगे नहीं, अल्टीमेटली काम तो करना ही है वहाँ पर भी जा कर के, या अल्टीमेटली आपको वहाँ जा कर के कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी है, कुछ ना कुछ तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। सो मुझे लगता है कि इंटर्नशिप्स एक्चुअली हेल्प। किसी भी तरीके की इंटर्नशिप हो, आप किसी भी टाइप के लॉयर के अंडर काम करने जा रहे हो या सिमिलर किसी ऑफिस में ऐसे लीगल काइंड ऑफ प्रोफेशन वाली इंटर्नशिप अगर आप पकड़ रहे हो, तो मुझे लगता है वो किसी ना किसी तरीके से आपको हेल्प ज़रूर करने वाली है। ये बिल्कुल भी फॉर्मेलिटी नहीं होती है, या सर्टिफिकेट्स अगर आप उस नज़रिए से देखोगे कि सिर्फ आपको फल तोड़ना है और मेहनत नहीं करनी है, तो फिर उस फल का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आप फल तोड़ने की चाह रख रहे हो तो उसके लिए कुछ मेहनत भी करोगे। सो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही उस इंटर्नशिप से, या कुछ ना कुछ हम किसी ना किसी तरीके की लर्निंग उससे लेंगे। तो वो चीज़ अडेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा फिर सर्टिफिकेट्स और उस मेहनत का फल तो फिर मिलता ही रहेगा। सो हम मेहनत भी करेंगे, कुछ सीखेंगे भी, कुछ लेसन्स भी मिलेंगे। सो मुझे लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटर्नशिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन, व्हाट आर द बिगेस्ट फियर्स यंग एडवोकेट्स फेस बिफोर एंटरिंग द कोर्ट रूम फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार कोर्ट रूम में जाने से पहले यंग युवा वकीलों को सबसे ज़्यादा किस बात का डर होता है? डर होता है, बिल्कुल मुझे लगता है कि उसे डर का नाम नहीं देना चाहिए। आई डोंट थिंक सो वी शुड नेम इट एज फियर, क्योंकि फियर तो फिर बहुत ही ज़्यादा इंटेंस वाला वो एक टैग बन जाता है। फियर नहीं, मुझे लगता है कि उसे हेजिटेशन का नाम देना चाहिए। अ बिट ऑफ हेजिटेशन, यानी कि झिझक। हेजिटेशन क्यों? क्योंकि आप कोई भी नया काम पकड़ोगे ना, कोई भी नया काम, तो उसे शुरू करने के पहले जो काम आपको आता नहीं है, बिल्कुल नया है आपके नज़रिए में, और आपने ज़िंदगी में कभी उसमें कुछ
कुछ किया ही नहीं है उससे जुड़ा हुआ कुछ भी, तो आपको वो काम ही नहीं आता है, तो मन में क्या आएगी, हेजिटेशन ही आएगी। सो वो हेजिटेशन आती है। और फियर तो मैं बिल्कुल भी नहीं नाम देना चाहूँगी, जैसे फियर का नाम तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। वो हेजिटेशन ज़रूर आएगी, और जब आप विद पासिंग टाइम ग्रेजुअली आप काम सीख जाएंगे, उसके बाद जा कर के बिल्डअप होता है हमारा इनर कॉन्फिडेंस। सो वो कॉन्फिडेंस जब बिल्डअप हो जाएगा, उसके बाद वो हेजिटेशन चली जाएगी, वो हेजिटेशन गायब हो जाएगी। आप सेटिस्फाइड फील करेंगे अंदर से भी। बट स्टेप इन करने से पहले सबसे एक मेजर काइंड ऑफ हेजिटेशन यही होता है कि प्लेस न्यू है, लोग नए हैं, चेहरे भी नए हैं। व्हाट एम आई गोइंग टू डू, व्हाट विल आई डू, मतलब अगर मैं कोई काम को हाथ भी लगा रहा हूँ तो क्या वो सही होगा, गलत होगा, मुझे बिल्कुल भी ज़रा सा भी इंच पिंच ऑफ बिल्कुल भी आयोटा ऑफ उसका आइडिया नहीं है मुझे भी। तो क्या वो काम मैं जो भी हाथ लगा रहा हूँ उसे मैं सही तरीके से एग्जीक्यूट कर पाऊँगा, या कुछ ना कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो ही जाएगी। खैर मिस्टेक होगी तभी वो हमें लेसन मिलेगा, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बट ये इसी तरीके का कि कहीं मेरा कोड ऑफ कंडक्ट या कुछ गलत तो नहीं है, कुछ कुछ तो गलती नहीं हो रही है मुझसे। सो इस तरीके की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है अल्टीमेटली। बट वो हेजिटेशन विथ टाइम, जब आपको काम समझ आ जाएगा तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, तो वो हेजिटेशन भी कम हो जाएगा। Ninth question is, can a first generation lawyer survive and succeed in litigation without any family background in law? क्या बिना किसी लीगल फैमिली बैकग्राउंड वाला फर्स्ट जनरेशन लॉयर भी लिटिगेशन में सफल हो सकता है? 101%, आई एम लाइक 200% सफल हो सकता है, और होते हैं लोग। और मुझे लगता है कि आज के डेट में फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स जो अभी अभी जो काफ़ी एज्ड हो गए होंगे, या बहुत ही सीनियर हो गए होंगे, जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर थे अपनी फैमिली के, मुझे लगता है वो लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म के साथ काम कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल जो कि सेकेंड जनरेशन लॉयर है। उन लोगों से कंपैरिजन करें तो आज की डेट में आप देखने चाहेंगे कि कोर्ट में जितने भी सीनियर एडवोकेट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली अपना काम कर रहे हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं अपने प्रोफेशनलिज्म की वजह से, वो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स ही, राइट। सो मुझे लगता है कि वो लोग भी काफ़ी अच्छा अचीव कर सकते हैं एंड कर रहे हैं ऑलरेडी। बट द ऑल द thing that you will need in you is confidence to step in, commitment, devotion, and consistency in the work. All you need to devote in this. तब जा कर के आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर होने के बावजूद भी आप सक्सेसफुली इस लिटिगेशन प्रोफेशन में काम कर सकते हैं। ऑल राइट, सो यस, इनिशियली उनके लिए स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अ सेकेंड जनरेशन लॉयर। उनके लिए स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा होता है, मगर वो जो कुछ भी करते हैं ना, वो सिर्फ अपने दम पर खड़ा कर रहे हैं। फिर अल्टीमेटली बात उनके लिए वो भी आ जाती है, और ये एक सल्यूट देने वाला मुझे तो लगता है कि एक कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए उनके लिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो लोग जो भी खड़ा करेंगे वो अपने दम पर करेंगे, किसी और के रेफरेंस या उनकी हेल्प या उनके इन्फ्लुएंस से नहीं करेंगे, सब कुछ खुद के दम पे करेंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेंथ क्वेश्चन इज, what is one harsh reality about the legal profession that every law student should know before entering this field? वकालत की ऐसी कौन सी कड़वी सच्चाई है जो हर लॉ स्टूडेंट को इस क्षेत्र में आने से पहले जान लेनी चाहिए, पहचान लेनी चाहिए, और उसके ऊपर या उससे बचने के लिए अपने आप को मजबूत कर लेना चाहिए? सो हार्श रियलिटी मुझे लगता है कि यहाँ पर each and every person is self-centered. Each and every kind of person, like 99% में से 1% कुछ होंगे जो अच्छे होंगे, शायद 99 kind of percent लोग are self-centered, shrewd, manipulative kind of लोग हैं, और बहुत ज़्यादा cunning और
उस तरीके के लोग हैं जो मैनिपुलेटिव टाइप ऑफ पीपल हैं, श्रूड है, सेल्फ सेंटर्ड है, एक्सट्रीमली सेल्फ सेंटर्ड काइंड ऑफ पीपल हैं. सो ये और एक्चुअली इसी तरीके के लोग इस प्रोफेशन में पाए जाते हैं और वही लोग आगे सर्वाइव भी करते हैं. सो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से एक सेफ डिस्टेंस बनाकर रखना ज़्यादा बेहतर होता है एज़ कम्पेयर टू एनी थिंग. सो ऑल आई नीड टू शेयर इज़ कि इसी तरीके से हमें इन लोगों से डिस्टेंस बना के रखेंगे तो ही हमारे लिए मेंटली वो पीसफुल रहेगा वहाँ वो वर्क प्लेस पे काम करना. पर्सनली अगर मैं शेयर करूँ अपना ओपिनियन. सो उसके अलावा आज के हमारे ये 10 क्वेश्चंस तो समाप्त हो चुके हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे कुछ फ्यू लाइक 20 to 25 समथिंग मैंने लिस्ट डाउन कर रखी है. लिटरली मैंने लिस्ट डाउन कर रखी है. वो मैंने अपने गूगल नोट्स पे भी सेव कर रखी है. मुझे वो कुछ कुछ एक प्रोफेशनल हेल्पफुल एडवाइसेस मुझे शेयर करनी है. सो आई होप यू विल लिसन इट केयरफुली and will work on it as well. So the very first advice is never judge your capability. Never judge your capability with your first quote appearance. कि आप पहले दिन कैसे गए थे, कैसा आपका पहला दिन बीता, उससे अपने आप को खुद की कैपेबिलिटी को जज मत करने लग जाना. बिकॉज एवरी सक्सेसफुल एडवोकेट वंस वॉज नर्वस, कन्फ्यूज्ड एंड स्केयर्ड. सो अपनी पहली पेशी या अपनी पहली अपीयरेंस से खुद को जज मत करने लग जाना, क्योंकि हर एक सफल वकील कभी ना कभी घबराया हुआ था, डरा हुआ था, जूनियर था, वो भी नर्वस था उस वक्त अपने पहले दिन पे. सो अपनी पहले दिन की जो एम्बैरेसिंग मोमेंट्स है उनसे खुद को जज मत करना प्लीज़. सेकेंड वन इज़ in law college, focus more on understanding the law than just memorizing sections for examinations and everything. So मैं ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फॉलो करती थी. मैं बहुत ज़्यादा लाइक आई एम बिट ऑफ गजनी काइंड ऑफ पर्सन. मैं ज़्यादा सेक्शंस एंड केस लॉज याद नहीं रख पाती हूँ पर्सनली. सो मैं इतना ज़्यादा उन चीज़ों पर फोकस नहीं करती थी जहाँ तक कि मुझे लगता है कि मैं उस पर्टिकुलर कानून को समझने में जितना अपना माइंडसेट, अपना दिमाग घुसाती थी उस इंस्टेड ऑफ जस्ट रट्टाफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन या उसके केस लॉ वगैरह वगैरह का नाम और वो सब पे मैं इतना ज़्यादा नहीं. हालांकि मैं समझ उस चीज़ को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा फोकस करती थी कि ये कानून कहना क्या चाह रहा है और ये इसमें किस कारण से किस तरीके की सज़ा इसमें पारित की गई है. लेकिन और उसके अलावा केस लॉ के मुझे नाम याद नहीं रहते थे और मैं एग्ज़ाम में लिख भी नहीं पाती थी. ना ही मैं सेक्शंस, मुझे बेसिकली बहुत ही कम सेक्शंस याद रह पाते थे. इनिशियल के बस वो डेफिनेशंस वाले सेक्शन याद रख पाती थी मैं. उसके अलावा तो मैं क्या पढ़ती थी बेसिकली, अगर मैं पढ़ रही हूँ उस पर्टिकुलर केस लॉ को तो उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पढ़ती थी इंस्टेड ऑफ जस्ट लर्निंग ऑल द साइटेशन वगैरह, उसका नाम वगैरह और ईयर और ऑल. मैं सबसे ज़्यादा उसमें हुआ क्या है, किस चीज़ों पर फोकस किया गया है, क्या पर्पस था, किस कारण से क्या सज़ा मिली है, वो सब चीज़ों को एक स्टोरी फॉर्मेट में हम याद रखने की कोशिश करते या फिर समझने की कोशिश करते थे उसको. सो लॉ कॉलेज में सिर्फ धाराएं रखने की बजाय कानून को समझने पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपका बेहतरीन तरीके से फ़ायदा होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, third advice is your communication skills and confidence will often speak louder than your mark sheets. ये बहुत ही हैवी काइंड ऑफ बात मैं कह रही हूँ बिकॉज आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका आत्मविश्वास, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये कई बार आपकी मार्कशीट से ज़्यादा असर डालते हैं. इट विल स्पीक लाउडर देन योर मार्कशीट्स. कि आप किसी को अपनी मार्कशीट्स दिखा रहे हो कि भाई मैंने टॉप करा है, मैंने इतने परसेंटेज लाया हूँ, और असल में यू आर नथिंग, यू आर लाइक बिल्कुल आप ज़ीरो पर हैं अपने कॉन्फिडेंस एंड उन सब चीज़ों में, कम्युनिकेशन स्किल्स में ज़ीरो पर हैं, अपनी पर्सनालिटी उन सब चीज़ों में ज़ीरो पर हैं, तो फिर वो मार्कशीट कोई मायने नहीं रखेगी. बिकॉज पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बूस्टिंग योर कॉन्फिडेंस, बूस्टिंग योर कॉन्फिडेंस, बूस्टिंग योर स्पीड ऑफ डिसीजन, ये सारी चीज़ें मैटर करती है एट द एंड. उसके अलावा अगला है, डू नॉट एक्सपेक्ट इंस्टेंट सक्सेस इन लिटिगेशन.
पेशेंस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इन एडवोकेसी. सो आप अगर ये सोच कर स्टेप इन कर रहे हैं कि मैं आते ही बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाऊंगा, इंस्टेंटली मुझे सक्सेस मिल जाएगी, इंस्टेंटली क्लाइंट्स मेरे तरफ खींच रहे आएंगे, तो ये बिल्कुल नहीं होता है कि लिटिगेशन में तुरंत सफलता मिलने की उम्मीद तो मत ही रखिएगा आप. धैर्य धीरज का हाथ थामे रखिएगा और धीरज के साथ, धैर्य के साथ आप वकालत की सबसे बड़ी पूंजी आप अगर कुछ रखना चाहते हैं तो वो है आपका धीरज, वो आपका पेशेंस. पेशेंस इज़ द थिंग दैट इज़ नीडेड द मोस्ट इन दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन. ऑलराइट, सो फिफ्थ हमारा जो कि होने वाला है एडवाइस इज़ courtroom experiences teaches lesson that no textbook can ever teach. सो अगला क्या है कि कोर्ट रूम के जो एक्सपीरियंसेस आपको मिलने वाले हैं ना, वो आपके लेक्चर्स या कॉलेज के प्रोफेसर्स, वो सब टेक्स्ट बुक्स, ये सब चीज़ें आपको कभी नहीं सिखा पाएंगे और कभी नहीं सिखा पाई हैं, जो कि आपको आने वाले समय में कोर्ट रूम के एक्सपीरियंस सिखा देंगे. तो कोर्ट रूम का अनुभव जो सिखाता है वो कोई किताब कभी नहीं सिखा सकती है. ये तो एक थंब रूल है, ये एक यूनिवर्सल रूल है. किसी भी प्रोफेशन में आपने जो किताबों में पढ़ा है और आप रियलिटी में आप जब उस प्रोफेशन में, आप उस वर्क प्लेस में काम करने गए हो, तो वहाँ जो एक्सपीरियंस, उस वर्क प्लेस का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको जो कुछ सिखाता है वो कोई भी बुक ने आपको कभी नहीं सिखाया होगा. दिस इज़ अ ह्यूज स्टेटमेंट. सो anyways guys, I think I should end this video right up here. ये 30 मिनट का एक वीडियो हो चुका है एंड मुझे लगता है कि मुझे इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी लेकर आना चाहिए आपके लिए. सो सेकंड पार्ट का वेट कीजिएगा, सेकंड पार्ट के लिए रेडी रहिएगा. एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग अप टू हियर. I'm really grateful. Please do some comments that am I doing some good job or I need to do more, something more effective. Thank you for watching. Thank you for being a patient listener. See ya. Jai Hind.